हेलो फ्रेंड्स, मैं कैलाश जहांगीर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर मैथ्स एंड साइंस क्लब में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन की मोस्ट एक्सपेंसिव इक्वेशन इन द वर्ल्ड ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर के बारे में। मतलब ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का क्या मतलब होता है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है और ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का क्या मतलब होता है और अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस प्रकार से न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक को भी मात दी थी। और साथ में हम बात करेंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है, क्या समय किसी के सापेक्ष है, निरपेक्ष है, समय हम किस प्रकार से पहचाने, अपनी स्थिति में समय किस प्रकार से होता है, वो सभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने तीन चीजें जो बताई थी, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर और सापेक्षता का सिद्धांत, और तीसरी बात बताई थी टाइम ट्रैवल। मतलब प्रकृति में जो प्रत्येक कण होता है, प्रत्येक कण जो होता है, छोटी से छोटी वस्तु भी रहती है, वो भी क्या करती है, गति करती है। मतलब प्रत्येक वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। अब ये गति किसी के सापेक्ष होती है या निरपेक्ष होती है। कहने का अर्थ है कि गति किसी के सापेक्ष होगी, मतलब किसी के सापेक्ष गति कर रहे हैं, या फिर निरपेक्ष रूप से गति हो रही है। इस बात का निर्धारण कैसे किया जाए, तो इस बात का निर्धारण करने में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और एक ट्रेन जा रही है जिसके अंदर आपका दोस्त जा रहा है। अब वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है आपका दोस्त, वो जब जा रहा है तो आपको क्या लगेगा कि मेरा दोस्त जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति कर रहा है। लेकिन जब वो फ्रेंड आपका उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ भी और बहुत जने बैठे हुए रहेंगे, उन सबको क्या लगेगा कि हम सब क्या है, स्थिर हैं, हम सब स्थिर हैं और एक समान रूप से गतिमान नहीं है। मतलब वो उसके सापेक्ष तो गति नहीं हो रही है, लेकिन आप जब उसे देख रहे हैं तो गति हो रही है। मतलब गति भी किसी ना किसी वस्तु के सापेक्ष होती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि गति का निर्धारण कैसे किया जाए। क्या जो ट्रेन में आपका दोस्त था वो बोल रहा है कि हमारी गति स्थिर थी, और आप जो बाहर खड़े थे आप बोल रहे थे कि उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो क्या आप दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है या गलत है। तो इस बात का निर्धारण कैसे किया जाए, तो गति क्या होती है। तो दोस्तों, ये देखिए कि गति जो होती है वो दोनों जो अपने अपने स्थान पर थे, वो दोनों अपने अपने स्थान पर सही थे। कहने का अर्थ है कि जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो आप उस ट्रेन को देखें तो ट्रेन की आपको गति दिख रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप अपनी जगह पर सही है। लेकिन जब वो उसके अंदर बैठे हैं तो उनको वो सब चीज़ें महसूस नहीं हो रही है। अब मान लीजिए जब आप एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और एक ट्रेन इस दिशा से आ रही है, तब जो दोनों, अब जो इस ट्रेन वाला जो आदमी होगा वो उस ट्रेन को देखेगा तो क्या समझेगा, वो ट्रेन 120 की स्पीड से उसके पास से जा रही है। इसका क्या रीजन है, दोनों की गतियां जुड़ गई। ये भी मतलब गति किसी ना किसी के सापेक्ष है। जब आपका दोस्त ट्रेन के अंदर से उस ट्रेन को देखेगा तो वो भी उस ट्रेन की गति जो है वो आपके इस ट्रेन के सापेक्ष आप उसे माप रहे हैं, जबकि उसकी गति कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे ही है, लेकिन आप उसे क्या समझ रहे हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इस दिशा में कोई ट्रेन गति कर रही है और उसी दिशा में कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई यदि ट्रेन आती है, तो उसकी इसकी स्पीड आपको कितनी लगेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा लगेगी। क्यों, क्योंकि 60 में से 50 चलेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की आपको स्पीड दिखेगी। यही रीजन है कि गति जो होती है वो किसी ना किसी के सापेक्ष होती है। अब समझते हैं कि गति से क्या होता है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब सापेक्षता का सिद्धांत क्या है। और फ्रेंड, देखा जाए तो जैसे हम पृथ्वी पर सभी रहते हैं, तो पृथ्वी पर रहते हुए हम ये देखते हैं कि हम सब स्थिर हैं। हम सब क्या देखते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम आकाशगंगा में जाए और पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, तो वो भी एक प्रकार की गति कर रही है। लेकिन जब हम पृथ्वी के अंदर हैं तो हम अपनी जगह पर सही हैं। जब यदि हम आकाशगंगा में जाएं, वहाँ से हम पृथ्वी को देखें तो उसी जगह पर हम भी सही है। मतलब गति को आप देखने का जो नजरिया होता है वो अपनी अपनी जगह पर सही रहता है। मतलब गति किसी ना किसी के सापेक्ष मापी जाती है। मतलब गति जो हो रही है वो किसके सापेक्ष मापी जा रही है, उस पर ये बात डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि 17वीं सदी में सापेक्षता का नियम दिया गया, और 19वीं सदी में क्या होता है कि न्यूटन को चुनौती मिलती है। कैसे मिलती है 19वीं सदी में, क्योंकि मैक्सवेल नामक का जो वैज्ञानिक था उसने ये बात बताई कि उसके जब प्रयोग हुए थे उन प्रयोगों को देखा गया और समझा गया, तो उन्होंने एक चीज़ ये निकाली कि न्यूटन ने कुछ ऐसी बातें बताई थी कि गति सापेक्ष होती है। गति क्या होती है, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। ये 17वीं सदी में जो सापेक्षता का नियम दिया गया उसके अंदर ये बात बताई गई। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब मैक्सवेल नामक का जो वैज्ञानिक था उसके प्रयोगों पर बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह थे, उन्होंने प्रयोग किया और पाया कि
स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है, प्रकाश की जो गति होती है वो निरपेक्ष होती है। मतलब प्रकाश की गति किसी पर भी निर्भर नहीं है, किसी पर भी निर्भर नहीं है, और वो क्या है, निरपेक्ष है। इस बात को गलत ठहराया गया और न्यूटन को चुनौती मिली। अब देखिए प्रकाश की जो गति होती है वो निरपेक्ष कैसे होती है। मतलब प्रकाश की गति के जो माध्यम होता है, माध्यम का कोई असर नहीं होता। प्रकाश की गति जो रहती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश की जो गति होती है वो निरपेक्ष कैसे होती है, मतलब वो किसी के सापेक्ष क्यों नहीं है। मतलब ये समझिए कि आप जो प्रकाश की जो गति रहती है वो आप यदि किसी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे बैठे भी यदि आप प्रकाश की गति को देखेंगे, प्रकाश जो जिस स्पीड से आता है तो वो उसकी सेम रहेगी। और यदि आप कहीं पे खड़े हैं वहाँ से भी आप प्रकाश की गति को देखेंगे तो भी आपको वो गति उतनी ही दिखेगी। मतलब कहने का अर्थ है कि वो किसी के सापेक्ष नहीं है, वो निरपेक्ष गति होती है। तो ये होगी निरपेक्ष और सापेक्ष गति में आप समझ गए होंगे, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका। अब बात करते हैं कि सापेक्षता का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का जो आगाज होता है उसके अंदर जो भौतिक विज्ञान जो था उसका बहुत क्रांतिकारी वर्ष माना जाता है। क्यों माना जाता है इनको क्रांतिकारी वर्ष मानने का कारण है कि इसमें जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने कल्पना की थी। उन्होंने क्या कल्पना की थी, उन्होंने कल्पना ये की थी कि प्रकाश की जो गति रहती है वो नियत क्यों है, क्या कारण है कि वो नियत रहती है। उन्होंने सोचा कि कब ऐसी घटना घटेगी कि प्रकाश की गति जो रहती है उस गति से हम ट्रैवल कर पाएंगे। उन्होंने ये भी सोचा था और उन्होंने इस सोच के साथ ही दोस्तों जो आवश्यकता होती है, जो सोच होती है, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक थे, दूर तक सोचने की जो क्षमता थी वही इस इक्वेशन का प्रारंभ करती है। मतलब E=mc² कहाँ से आई उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसी कौन सी घटना घटेगी जिससे लोग प्रकाश की स्पीड से ट्रैवल कर पाएंगे। तो उन्होंने इस बात को सोचा और समझा। तो उन्होंने ये पाया कि उन्होंने मतलब जो गति का सामान्य समीकरण होता है, स्पीड का गति का सामान्य समीकरण क्या होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस इक्वेशन का भी उन्होंने ध्यान रखा। मतलब स्पीड जो होती है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात समझी कि उन्होंने ये पाया कि ब्रह्मांड में जो है हर जगह समय क्या हो रहा है, अलग अलग चल रहा है। मतलब हर जगह समय अलग अलग चलेगा। तो फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, इस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने एक बहुत ही शानदार इक्वेशन दी थी जिसका मान है E=mc²। अब देखिए फ्रेंड्स, E=mc² होता क्या है, इसी इक्वेशन से क्या बना है, परमाणु बम। मतलब इसी इक्वेशन का जो प्रयोग में लाकर बड़े बड़े देशों ने परमाणु बम बनाए। अमेरिका ने जो परमाणु बम बनाया वो इसी इक्वेशन को देखकर बनाया। उसके बाद जब जापान में अटैक हुआ था जहाँ पर लोग तहस नहस हो गए, तो यही जो इक्वेशन थी इसी को ध्यान रखते हुए जब ये इक्वेशन बनाई गई, इस इक्वेशन से परमाणु बम बनाया गया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही दुखी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि पहले जो इक्वेशन बनाई गई थी उससे आज एक बम बनाया गया जिससे बहुत ही तबाही हो गई। अब बात करें दोस्तों, E=mc² होता क्या है। E का अर्थ होता है ऊर्जा, M का मतलब होता है मास या द्रव्यमान या मास, और C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट या फिर लाइट कांस्टेंट, लाइट स्थिरांक। प्रकाश का स्थिरांक क्या है, C है। अब उन्होंने एक बात बताई कि ऊर्जा जो होती है द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं या ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि 1 किलो आपके पास द्रव्यमान है तो इसे आप ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसे आप किस में बदल सकते हैं, ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कि 1 किलो द्रव्यमान को जब आप ऊर्जा में बदल देते हैं तो दिल्ली जैसा शहर है उसमें कई महीनों तक लाइट आप यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड ऊर्जा आप यूज कर सकते हैं। मतलब केवल 1 किलो द्रव्यमान से आप इतनी ऊर्जा निकाल सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना बोलने में लग रहा है कि 1 किलो ऊर्जा से 1 किलो द्रव्यमान से हम इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये चीजें किससे संभव हो पाती है, ये जो चीजें होती है ये हम किससे संभव करते हैं, ये हम करते हैं परमाणु संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय अभिक्रिया करवाकर जब दो नाभिकों को जोड़ते हैं। ऐसी अभिक्रिया किसमें होती है, सूर्य जो होता है, सूर्य के अंदर जो हीलियम मिलते हैं, बहुत सारे जो इस प्रकार के जो द्रव्यमान रहते हैं वो मिल के ऊर्जा बनाते हैं, उस प्रकार से संभव हो पाता है। इसी इक्वेशन का ध्यान रखते हुए परमाणु बम बनाया गया। परमाणु बम किस बेस पे बनाया गया, वो इसी बेस पे बनाया गया कि द्रव्यमान जो है बहुत सारा उसको ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। तो दोस्तों ये होती है E=mc²। अब बात करते हैं कि E=mc² तो उन्होंने दे दी। उसके बाद 1977 में क्या होता है कि नासा के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया,
उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात बताई थी कि स्पेस में जो टाइम चल रहा है वो टाइम बहुत स्पीड से निकल रहा है। उसका क्या रीजन है? उन्होंने एक बात ये बताई थी कि जहाँ पर ग्रेविटी अधिक होगी वहाँ पर टाइम हमेशा स्लो चलेगा, और जहाँ पर ग्रेविटी हमेशा कम होगी वहाँ पर समय क्या होगा, स्पीड से चलेगा। उन्होंने ये बात बताई कि यदि आप प्रकाश की जो स्पीड होती है, प्रकाश की स्पीड, उस स्पीड से चलने वाला कोई यान बना दे, मतलब प्रकाश की स्पीड से कोई चलने वाला यदि आप यान बना दे, यान का अर्थ है विमान बना दे या हवाई जहाज बना दे जो प्रकाश की स्पीड से ट्रैवल करती हो, और इसके अंदर आप मान लें 5 लोगों को बिठा दे, और वो 5 लोग जो है वो यदि 1 वर्ष तक इस यान में रहे और गति करते रहे, ब्रह्मांड में गति करते रहे, और वापस जब वो पृथ्वी पर आएंगे तो ये जो 1 साल जो व्यतीत करके आएंगे ब्रह्मांड में, 1 साल 1 वर्ष, वो पृथ्वी पे हजारों वर्ष के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर ग्रेविटी क्या होती है, हाई रहती है, वहाँ पर समय हमेशा धीरे चलता है, और जहाँ पर ग्रेविटी हमेशा लो रहती है वहाँ पर समय हमेशा तेज चलता है। मतलब इन्होंने इस बात को सिद्ध किया था कि समय जो है वो किसी न किसी के सापेक्ष चलता है, समय हमेशा क्या रहता है, सापेक्ष है। मतलब ग्रेविटी जो होती है वो समय पर क्या डालती है, असर डालती है। मतलब समय भी क्या होता है, समय जो होता है हमारा समय भी क्या है, रिलेटिव है, समय भी किसी ना किसी के सापेक्ष रिलेटिव होता है। समय किसके सापेक्ष रिलेटिव है, तो जो हमारे पृथ्वी आकाशगंगा में जो ग्रेविटी रहती है वो ग्रेविटी क्या होती है, जीरो होती है, तो वहाँ पे समय क्या होता है, स्पीड से निकलता है। तो फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात कही थी कि न्यूटन की जो बात थी कि जो ग्रेविटी जो होती है उसकी वजह से ही चारों ओर चक्कर लगा पाती है, उस बात को गलत साबित कर दिया था। कैसे गलत किया था? उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में जो होती है एक जो स्पेस वक्र होता है, स्पेस वक्र बोल दो उसे, या फिर समय वक्र बोल दो, जिस प्रकार से ये इस प्रकार से समय वक्र रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, ग्रह की गति जो रहती है वो निर्धारित होती है। मतलब समय इसके सापेक्ष चल रहा है, इसी वजह से परिक्रमा होती है। तो फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस क्वेश्चन से ये बताया कि मास जो होता है वो भी समय के जैसे क्या होता है, समय जैसे सापेक्ष होता है, उसी प्रकार मास भी सापेक्ष होता है। मतलब आप द्रव्यमान से ऊर्जा बना सकते हो, ऊर्जा से आप वापस द्रव्यमान बना सकते हैं। इस प्रकार को इन्होंने इस बात को साबित किया, और द्रव्यमान का मान में बिना बदलाव किए आप उसको ऊर्जा में बदल सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने ये बात बताई थी इज इक्वल टू mc स्क्वायर से। इसी इक्वेशन से जो परमाणु बम बने वो भी परमाणु बम इसी इक्वेशन से बने। तो इक्वेशन किस प्रकार से आई है वो भी यदि आप कमेंट करेंगे तो इस इक्वेशन का डिराइव जो होता है पूरा डेरिवेशन वो भी मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको उसकी जरूरत है तो कमेंट में यस कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।